गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे, कोई अंतिम है, एंड हो जाएगा पार्ट। आज बड़ा पार्ट था, एकांकी थी मन्नू भंडारी की रजनी। उससे आगे देखिए, नया दृश्य है। रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है। तस्वीर आई उसकी रजनी की अखबार के अंदर। देखो, पति, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का ज्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है उस पर। यानी जो प्रस्ताव उन लोगों ने रखा था, पिछले वाले हमने उसमें वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से बताया था रजनी ने क्या प्रस्ताव रखा था शिक्षा विभाग के सामने, तो उन लोगों का मान लिया गया है। तो वो बड़ा प्रसन्न होती है, उसके चेहरे पर संतोष के भाव है, प्रसन्न है, वो खुश है और गर्व के भाव है, और उसको अपने आप पे प्राउड भी हो रहा है। और होना ही था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी जो एक मुहिम छेड़ी थी, जो एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में वो सफल हो गए। उससे आगे देखिए भाई, ये तस्वीर है उसके पति की जो अखबार पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं हम। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती है। यानी अगर हम डटकर मुकाबला करें किसी भी अन्याय के खिलाफ, तो उसकी धज्जियाँ बिखेर सकते हैं। यानी हमें एक न एक दिन विजय अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि कहा भी गया सत्य की जीत होती है। पति, उसका पति मुग्ध भाव से, आकर्षित भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी रजनी, मैं तुम पे गर्व करता हूँ। रियली, वास्तव में मैं तुम पे गर्व करता हूँ, मुझे तुम पे गर्व है। रजनी इतराते हुए, रजनी थोड़ा सा इतराती है, 2 दिनों तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद दोनों हंसते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ पर हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का वहाँ पे प्रवेश होता है। अमित के जो ये है माता पिता, उनका वहाँ पे प्रवेश होता है। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। यानी उस दिन वो गई थी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, उसके अंदर था भाई, वो रसमलाई खाने गई थी, अमित का रिजल्ट आया था, लेकिन वहाँ पे जो है, जो वो सोच के गई उसका उल्टा हुआ, क्योंकि अमित उस दिन परेशान था और उसको उसके नंबर कम आए थे मैथ्स के अंदर। उसके बाद में पूरी क्रांति हुई जो हमने पढ़ा। कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। और वो कांति भाई है जो कहता है कि अब सबके हिस्से की भी रजनी तुम्हें ही खानी होगी। आगे देखिए, अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में डाल देती है। सब हंसते हैं और हंसी के साथ ही धीरे धीरे ये दृश्य जो है समाप्त हो जाता है। यानी ये दृश्य अब खत्म होता है। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा, मन्नू भंडारी का लिखा हुआ रजनी एकांकी है। इसको जो है प्ले भी किया जा सकता है मंच पर, मंच के लिए बनाया गया है। इसमें 3 4 5 जो पात्र हैं, अमित है, एक बच्चा है, स्टूडेंट है, इसके अलावा उसके माता पिता है, लीलाबेन उसकी माँ का नाम, कांतिबाई उसके पिताजी का नाम, एक रजनी है, एक उसके पति है, एक हमारे अखबार के संपादक जी है, एक निदेशक डायरेक्टर है एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से विभाग से रिलेटेड, एक हमारे जो है उस स्कूल के जो है प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी है वो भी है। ठीक है, तो ये पाठ था। इस पाठ के माध्यम से जो है मन्नू भंडारी ने ये संदेश दिया कि वर्तमान में जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, यानी शिक्षा व्यापार बनती जा रही है। अब इनमें बहुत सारे इसके तर्क वितर्क दोनों हैं, इसके पक्ष में भी इसके विपक्ष में भी। हम अगर मान लो क्या शिक्षा वास्तव में व्यापार बनती जा रही है, तो पक्ष में बिल्कुल सही है, शिक्षा वास्तव में व्यापार बनती जा रही है। क्योंकि अभी हम देखते हैं
ट्यूशन के लिए जो है बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। जो स्कूल टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो उस सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए ट्यूशन के लिए चोरी छुपे ही हैं, सामने नहीं कहते हैं, चोरी छुपे बुला कर कहते होंगे भाई तुझे अगर नंबर ज़्यादा लाने हैं तो ट्यूशन आ जाए। और बच्चों में भी एक क्रेज़ होता है कि चलो ठीक है, जिस सब्जेक्ट की जो जो पढ़ा रहे हैं तो चलो उसकी ट्यूशन कर लेते हैं, सर है जो अच्छे नंबर दे देंगे। तो ऐसी जो है मेंटेलिटी बच्चों की भी होती है, और उसी मेंटेलिटी का जो है टीचर्स जो वगैरह है ये फ़ायदा उठाते हैं। वो उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। यहाँ तक कि कितनी बार तो ये भी देखा गया है कि अगर 10th में कोई बच्चा किसी के पास जा रहा है और वो पास हो जाता है तो उसको कोचिंग सेंटर्स वाले या जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं वो उसको यहाँ तक प्रोत्साहित करते हैं या प्रेशराइज दबाव बनाते हैं कि 11th में ये सब्जेक्ट लेना, ये सब्जेक्ट लेना उसको। क्योंकि बच्चा जो होता है 10th के बाद में उसके पास एक मोड़ आ जाता है, वो एक तिराहे पे खड़ा हो जाता है। उसको ये लगता है कि कभी सोचता है आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, कभी सोचता है आईआईटी कर लूँ, सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई कर लूँ या औद्योगिक प्रशिक्षण ये कर लूँ। तो बहुत सारे उसके रास्ते, या कभी कोई सोचता है कंप्यूटर कोर्स कर लूँ, टैली वगैरह कर लूँ, अकाउंट सीख लूँ आदि, है ना। तो होता क्या है कि इसमें उसको बता दिया जाता नहीं, अब तुझे 11th में है यही सब्जेक्ट लेना है, इसकी ट्यूशन में कराऊंगा, अच्छे नंबर आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। और बच्चा जो है एक ब्लाइंड फेथ करता है, अंधभक्त हो जाता है और वो सब्जेक्ट ले लेता है। आगे जाके 11th-12th करने के बाद में वो जिस रास्ते पे खड़ा होता है उस रास्ते पे फिर उसका कोई साथ नहीं देते हैं। हो सकता है वो सक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छी बात, हम यही चाहते हैं सभी सक्सेस हो, लेकिन बहुत बार ये होता है कि सभी सक्सेस हो भी नहीं पाते हैं। इस जगह जाके खड़े हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता है या परसेंटेज कम बनते हैं, तो आगे उनका कहीं ना कहीं जो है एडमिशन या दाखिला नहीं हो पाता है। ये है तब पक्ष। और विपक्ष की अगर बात करें तो ये भी सही है कि जैसा बताया गया है कि प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो वास्तव में टीचर्स को जो है सैलरी कम देते हैं और उनका मतलब काम पूरा लिया जाता है और सैलरी उनको कम मिलती है। तो प्राइवेट टीचर से चाहता है कि जैसे तैसे करके ट्यूशन वगैरह से थोड़ा सा जुगाड़ हो जाए तो वो अपना काम निकाल ले और अपना जो है भरण पोषण कर ले, अपने परिवार का गुजारा कर ले। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो सरकार के साथ साथ आमजन भी जागरूक हो, सरकार भी कुछ नियम बनाए और कुछ जो है मानवता के नाते सभी को ये सोचनी चाहिए, ठीक है। ये होता है। अब ये एक आलम है चारों तरफ, अब पूरी तरह से ये चेंज होना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे ट्यूशन ही नहीं पढ़े या ऐसा कोई टीचर नहीं जो ट्यूशन ही ना पढ़ाए, क्योंकि सबकी होती है। क्योंकि आज कोई है, ये पहले की बात थी कि संतोषी सदा सुखी, आज ऐसा कोई नहीं है। सब ये चाहता है कि आज अगर मुझे मान लो मैं आज 1 लाख कमा रहा हूँ तो कल यही सोच के जाऊँगा कि मुझे आज जो 1.5 लाख कमाने हैं, 2 लाख कमाने हैं। 10 लाख कमाने वाला सोचता मैं 20 कमाऊँ, 20 लाख वाला सोचता मैं 30 कमाऊँ। ऐसे ही अगर छोटी बात करें 1,000 कमाने वाला सोचता मैं 2,000 कमाऊँ। यानी सोच हमेशा ये सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, क्योंकि भौतिक संसाधन इतने बढ़ चुके हैं कि वो भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं कि मेरे घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और इस जीवन में जो है दौड़ते वो कब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये पाठ का मूल भाव यही है कि हमारे यहाँ की जो खोखली शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया गया है और इसके साथ साथ जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो खोखलापन है उस पर, और बाकी जो उस खोखलेपन को या उसको खोखला कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, उन सभी के बारे में इस पाठ पर फोकस किया गया है। तो ये हमारा पाठ था। पाठ आपको समझ में आया होगा ऐसी मुझे आशा है। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन आंसर पहले कुछ एक क्या आए थे मेरे पास कि सर क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कॉपी बनाइए और कॉपी बना के जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बस वही करने हैं, क्योंकि सब तो मैं बता नहीं रहा हूँ भाई, आपको पूरे करने हैं। कुछ एक तो यहाँ जो मैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से, जैसे पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि इसका आंसर गैर सही है, क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही है, तो ये आपको कॉपी में नहीं करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, दूसरा क्वेश्चन देखिए एक बार। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। ये कोई मजबूरी तो नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताइए कि ये जो संवाद है, ये जो डायलॉग है, आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, इसके बारे में हमें तर्क देना है कि क्या सही है क्या।
या गलत है, ये आपको बताना है। आपकी अलग आपका जो नज़रिया हो सकता है सोचने का, आप क्या सोचते हैं इसको, क्या आप सही मानते हैं कि वास्तव में अगर मान लो हमें लग रहा है कि कोई टीचर हमें लूट रहा है तो मत करो उसके पास ट्यूशन, क्योंकि कोई टीचर आपको घर से तो लेके नहीं जा रहा है, दूसरे के पास चले जाओ। या हो सकता है मान लो किसी न किसी प्रकार का आपका कोई हित उस टीचर से जुड़ा हुआ है, मार्किंग से लेकर पेपर से लेकर, तो आप जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, या क्या ऐसा रीज़न होता है। तो आइए हमें आपको जो है आपको कॉपी में उतारना है तर्क से। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसा कर कही गई ये बात किसने कही, पता ही है आपको, रजनी के पति ने कही। किस प्रसंग में कही कि एक और आंदोलन का उसको जो है मसला मिल गया था, कौन सा आंदोलन की बात कर रहा है वो, यह आपको कॉपी में लिखनी है। चौथा प्रश्न जो आपको तीसरा भी करना है, चौथा, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है, क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता या संपादक रजनी का साथ नहीं देता। तो ये चौथा प्रश्न भी करना है, क्या होता अगर अमित का पर्चा वास्तव में खराब हो जाता या संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो भी क्या था। चौथा भी करना है, पाठ के आसपास है ये। पहला है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप किसे ज़्यादा गुनहगार मानते हैं और क्यों, इसके बारे में लिखना है। तो आपको पहला करना है, आपको दूसरा भी करना है, तीसरा आपको छोड़ देना है और चौथा भी आपको छोड़ देना है। यानी पाठ के आसपास के आपको 2 करने हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अभी और है क्वेश्चन इसके, भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखना है। वरना तुम तो मुझे काट ही देती को स्पष्ट करना कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि कितनी बार हम बोलते हैं जो कुछ बड़ा बोल देते हैं उसका मतलब छोटा सा ही होता है। ठीक है, दूसरा, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा तोड़ ही सकते हैं। यानी भोग लगाना यानी खिला देना, अमित जब तक तुम्हें नहीं खिलाएगा तब तक हम तोड़ ही खा सकते हैं। तो इसको ये मैंने स्पष्ट कर दिया और आप भी इसको स्पष्ट करना। बस मैं समझ गया, बस मतलब हाँ ठीक है मैं समझ गया, तो स्पष्ट करने। इसके बाद में इंटरेस्टिंग है ये, जो कि हमने या सीधी बात है तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। आज हम बात कर लेते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये बोला था उन्होंने स्कूल के जो अमित के स्कूल के जो मेन जो सर थे उन्होंने बोला था। इसको एक बार देख लेते हैं। प्रधानाचार्य जी जो थे, हेडमास्टर थे वो, उन्होंने कहा था ऊपर दिए गए समान में देखो 2 पंक्तियाँ। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य 2 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये कोड मिक्सिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग है। देखो पहला जो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या, अब कोई है क्या ये तो आ गया आपका हिंदी में, और रिसर्च प्रोजेक्ट ये आपका इंग्लिश में बोला गया। हम बोलते हैं कितनी बार, वाई वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या हम बोलते हैं यार ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। तो अब ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, कोड मिक्सिंग बोलेंगे इसको, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश अगर मिक्स में बोल रहे हैं तो कोड मिक्सिंग है। और कभी कभी एक पूरा जो सेंटेंस है उसका आधा हम हिंदी में बोलते हैं आधा हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसे कोड स्विचिंग कहा जाता है। कोड स्विचिंग में क्या है, जबकि एक भाषा में बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। जिसकी पहली भाषा में बोला गया कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या, ये पूरा हो गया। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर सब्जेक्ट यानी विषय, बहुत ही रुचिकर विषय है, इसको इंग्लिश में बोला गया है, तो इसको कोड स्विचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। ठीक है, तो पार्ट में से आपको क्या करना है, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3 आपको उदाहरण चुनने हैं और हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण आपको करना है। ठीक है, 3 चुनने हैं, 3 तो आपको कोड मिक्सिंग के, 3 आपको कोड स्विचिंग के, ये आपको पार्ट में से देखने हैं।
और पाठ में से देख के आपको कॉपी में लिखने हैं। आके देखो पटकथा की दुनिया, ये केवल समझना है आपको, उसको कॉपी में नहीं करना है। सिनेमा हॉल में अनेक चलचित्र हम देखते हैं, यानी फिल्में देखते ही हैं। जो सिनेमा हॉल में बहुत सारी फिल्में आती है और आप लोग सब देखते हैं, या इसमें अगर नहीं देखते हैं तो टीवी पे देखते ही हैं, जानते हैं चलचित्र किसे कहते हैं। ठीक है, पर्दे पर चीज़ें जिस सिलसिलेवार ढंग से चलती है उसमें पटकथा यानी स्टोरी का विशेष योगदान होता है। पटकथा का महत्वपूर्ण संकेत देती है। पटकथा यानी जो स्टोरी होती है, अब स्टोरी के साथ साथ और सारी चीज़ें चलती है, जैसे कि कहानी यानी स्टोरी, संवाद यानी डायलॉग होते हैं, संवाद अदायगी का तरीका यानी डायलॉग बोलने का तरीका। ठीक है, पहले एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो भीड़ में एक साथ सभी एक साथ बोल रहे हैं तो पता ही नहीं चलता, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ डायलॉग होता है, डायलॉगबाजी चलती है। उसके बाद में आसपास का वातावरण, दृश्य भी वैसा ही बनाया जाता है। अगर मान लो कोई फिल्म में कोई गाना है तो पहाड़ों का सीन, नदियाँ, समुंदर, प्राकृतिक दृश्य अच्छे। और अगर मान लो वहाँ एक्शन है तो एक्शन के अंदर भीड़ भाड़ इलाके, रोड वगैरह, उस तरीके से वो सीन, आसपास की सीन को ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि वो लगे कि यानी रियलिटी वो एक तरह से लगते हैं। और दृश्य का बदलना, और दृश्य कितने जल्दी बदल जाते हैं, कितने बार तो हम देख ही नहीं पाते हैं कि वो दृश्य हमें पता ही नहीं चलता, एक दृश्य के बाद में कब दूसरा दृश्य आ गया। हम अधिकांश तो कब देखने को मिलता है, अधिकांश से देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा जो है हमारी हिंदी फिल्में होती है, इसमें सॉन्ग जो गीत होते हैं। अब गीत में देखते हैं वो एक जो सॉन्ग है वो 5 मिनट 6 मिनट का है, तो 1 मिनट का स्विट्ज़रलैंड का है सीन, कई भारत का है, भारत में भी अच्छी अच्छी जगहों का है, बॉम्बे का है, नैनीताल, मसूरी, जितने पर्यटक स्थल, तो एक ही 5 या 6 मिनट के सॉन्ग में वो 3-4 जगह उसको शूट कर लेते हैं। लेकिन जब हम पूरा सॉन्ग देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि उसका दृश्य कब चेंज हो गया। वो तो उनके जो कपड़े चेंज होते हैं तब हमें पता चलते हैं, यार अभी तो ये जो हीरो था इस कपड़े में था, इस कलर की इसने शर्ट पहनी थी या जैकेट टी शर्ट वगैरह पहनी थी, अब उसका चेंज हो गया। अब तो हम समझने लगे, पहले हम इतना समझते भी नहीं थे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे और हम देखते हैं कि शूटिंग करते हैं तो कैमरामैन होता है, वो कैमरामैन लेके साथ चलता है। उसके बाद में दूसरी जगह का सीन है तो उस सीन को, वो जहाँ तक सीन उनका जो होता है उसको रोक दिया जाता है, अगला सीन वहीं से स्टार्ट किया जाता है, तो कब दृश्य चेंज होता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ें ऐसी है, यानी कोई भी फिल्म हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 5 होते हैं: स्टोरी, डायलॉग बोलने का तरीका, आसपास का वातावरण, क्लाइमेट, और जो सीन है उसका चेंज होना। इसके बाद में ये आपको करना नहीं, बस ये मैंने आपको समझा दिया, शब्द से भी लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना इनको। वैसे आते ही हैं, आजकल हम बोलते हैं, जो है इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड हो गए जो हिंदी में आके मिक्स हो गए और हम इनको बोलते रहते हैं। देखिए अभी मिक्स बोला मैंने, तो मिक्स भी इंग्लिश वर्ड है। वो एक कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, हम हाफ ईयरली बोलते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं, अर्धवार्षिक या 6 महीने बोलते हैं। ठीक है, ये उर्दू शब्द आया भी ऊपर, बेगुनाह, जिसका कोई गुनाह ना हो, ये एक बार आपको देख लेने और पढ़ लें। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट का आज एंड होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको बताएंगे हैं वो आपको कॉपी में उतार लेने हैं। अच्छी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मात्रा शुद्धियाँ बिल्कुल ना करें, और पढ़ें तरीके से, ध्यान से पढ़ें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो, फिर भी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप से चैट करके जो जितने भी आपके डाउट है वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का।